हे गाइस, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है, इसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, डिस्चार्ज जब होता है तो चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलता है, करंट टाइम के साथ कैसे बदलता है। हमने ये भी प्रूव किया था कि हमने जो पहले डिस्कस किया था कि हीट डिसिपेट होता है, आधा एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, वो भी हमने प्रूव करके देखा कि एक्चुअली में आधा एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, राइट। आज बारी है टू टॉक अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर? अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पहले से ही चार्ज है, देखो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। अगर मैंने दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखो, हमने इस प्लेट से कंडक्टिंग वायर निकाला और इसको हमने दूसरे प्लेट के साथ कनेक्ट करके रखा, तो ऐसे सिनेरियो में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर तुमने दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, हाँ वो अलग बात है, हमने बीच में एक रेजिस्टर लगा के रखा, रेजिस्टर के थ्रू करंट तो फ्लो करेगा, वो अलग बात है कि इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, my charges will definitely flow through the resistor. बेसिकली हमने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जितने सारे नेगेटिव चार्जेस है या जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उस प्लेट में, सारे नेगेटिव चार्जेस, ऑल द नेगेटिव चार्जेस भाग भाग के पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। इसका मतलब ये है कि उन कैपेसिटिव प्लेट में जितना भी एनर्जी है, सारा का सारा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? एक सिचुएशन तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर नहीं रखता, क्या नहीं रखता, एक रेजिस्टर नहीं रखता, तो क्या होता? अगर मैंने डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से जोड़ देता तो क्या हो जाता? अगर रास्ते में कोई रेजिस्टर नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, और अगर हमने दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये बताओ। ऐसे सिचुएशन में चार्जेस तो मूव करेंगे, इस बार भी जिस प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस है वहां से चार्जेस निकलेंगे और पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे, लेकिन द प्रोसेस विल बी वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज रेजिस्टर होने से फ्लो रेट को वो डिक्रीज कर देता है, अपोज करता है। बट अगर सर्किट में रेजिस्टर ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फटाक से डिस्चार्ज होगा, सारे नेगेटिव चार्जेस इंस्टेंटेनियसली क्या करेगा, जो प्लेट है, जिस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है वहां पहुंच जाएंगे और सारा एनर्जी फटाक से डिसिपेट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली जो ये वायर्स है, मैं कह तो रहा हूँ कि हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा और इतना हीट डिसिपेट होगा कि पूरा सर्किट ही मेल्ट हो जाए। इन दैट केस बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या होगा, सारा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। बट माई पॉइंट इज, रजिस्टर को रखने से क्या फर्क पड़ेगा? रजिस्टर को रखने से क्या डिस्चार्जिंग होगा? यस, डिस्चार्जिंग अभी भी होगा, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के पास अभी भी पहुंचेंगे। बट रजिस्टर होने के कारण, रेजिस्टेंस होने के कारण, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज इस बार चार्जेस को मूव करने में वक्त लगेगा, बिकॉज दे नीड टू पास टू ए resistor and the process will be slowed down. The discharging process will take time. In the absence of the resistor, the discharging will happen instantaneously and all the energy will be released within no time. बात समझ में आ रहा है? तो हम यही देखने वाले हैं कि पूरा डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अगर डिस्चार्ज होगा तो प्लेट्स में जो चार्ज है, Q का वैल्यू है, that will decrease. Yes, it will decrease, but as time changes, what will be the value of Q on the plates? वो भी हम निकालेंगे, करंट भी निकालेंगे कि करंट क्या होगा इस सर्किट में, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एक छोटा सा चीज बता के रखना चाहूंगा। जब ये डिस्चार्ज करना चालू करेगा, लेट अस सी इनिशियली इसके पास कितना चार्ज होगा, प्लस Q चार्ज होगा, इसके पास कितना चार्ज होगा, माइनस Q। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मीन दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। चलो मैं लिख के रखता हूँ, लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू 0 द charge on the plate in this case is equal to what? Q, which means the capacitor is fully charged. ठीक है ना? तो t इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, डिस्चार्ज करना चालू किया, हमने इस की को बंद किया। नाउ दैट मीन्स द सर्किट विल नाउ स्टार्ट डिस्चार्जिंग, द प्लेट्स विल नाउ स्टार्ट डिस्चार्जिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब डिस्चार्ज होगा तो चार्जेस फ्लो करेगा, लेट अस से पॉजिटिव चार्जेस मूव करें। हम सबको पता है कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। पर चलता है यार, हम पॉजिटिव चार्जेस को लेके भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकलेगा और पॉजिटिव चार्जेस जिस तरफ मूव करता है उसी तरफ करंट फ्लो करता है। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, करंट भी इसी रास्ते ट्रैवल करके नेगेटिव प्लेट तक पहुंचेगी। सो इस करंट को ड्राइव कौन करता है? मैंने हमेशा कहा है कि अगर सर्किट में करंट चाहिए, देयर शुड बी ए पोटेंशियल डिफरेंस।
और हमने अब तक हमेशा देखा है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने वाला कौन था, बैटरी था। हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, बैटरी क्या करता है, कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस करंट को ड्राइव करता है। बट माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इस पर्टिकुलर सर्किट में बैटरी नहीं है, फिर भी सर्किट में करंट क्यों फ्लो कर रहा है? और आंसर इज वेरी सिंपल सर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो कैपेसिटर है वो बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रख रहा है। बिकॉज देखो बैटरी का ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करेगा और ये जो दूसरा प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करेगा। एंड ये दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? और इस प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका वैल्यू कितना होगा? दैट इज Q by C। And we all know that Q on the plate is going to decrease with time, which means the potential difference है, जो potential difference है, this will also decrease with time। और यही वो potential difference है जो तुम्हारे सर्किट में करंट को ड्राइव करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि initially at time t equal to 0 I can say I is what maximum। टाइम t इक्वल टू 0 में करंट मैक्सिमम होगा बिकॉज तब v का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज्यादा, बिकॉज द कैपेसिटी विल बी फुल्ली चार्ज्ड। q का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम है तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम। इसलिए हमने लिखा t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? नेक्स्ट, एज टाइम पासेस the capacitor will start discharging, the amount of charge on the plate will keep on decreasing, Q will decrease, V will decrease, so accordingly I can say as time passes, with time current I will also decrease। टाइम के साथ करंट भी क्या करेगा? टाइम के साथ करंट भी डिक्रीज करेगा और फाइनली एक वक्त आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, उनके प्लेट्स में चार्ज नहीं होगा, ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना होगा सर्किट में करंट। Is that clear? I hope so you're getting the feel of the fact, right? Okay, fine। अच्छा, तो मुझे तुमको सबसे पहले ये बताना है, देखो पहले हमने इसको चार्ज किया फिर हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात बता के रखना चाहता हूँ, ये बात को समझो कि कैपेसिटर को पहले चार्ज करोगे फिर ना वो डिस्चार्ज होगा। तो अभी अगर तुमको दिख रहा है कि कैपेसिटर प्लेट में प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास कितना माइनस क्यू चार्ज है, और तुमने इसके अक्रॉस एक ई वोल्ट का बैटरी लगाया था या वी वोल्ट का बैटरी लगाया था। चलो मैं लिख के देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होने का। ड्यूरिंग चार्जिंग पहले चार्ज करेंगे फिर ना डिस्चार्ज होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं CV। V इज द बैटरी वोल्टेज दैट हैज बीन अप्लाइड। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? V ही होगा। और गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमने जो बैटरी लगाया था चार्जिंग के वक्त उसका वोल्टेज अगर V है, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब उसके पास चार्ज हो जाएगा, उस वक्त मैंने सिखाया था कि बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ड्यूरिंग चार्जिंग Q का वैल्यू CV हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो क्या होगा? V, राइट। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं कि जब डिस्चार्ज होगा तब I max का वैल्यू कितना होगा, तो I max का वैल्यू कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। और मैंने समझाया था कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर प्लेट्स ये खुद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा और इनिशियली कैपेसिटर प्लेट्स विल बी फुल्ली चार्ज और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। तो हम इसको V by R भी लिख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू होगा I max that is equal to V by R। V is the potential difference to which the capacitor was initially charged to। Is that clear? ठीक है, तो अभी हम ये निकालते हैं कि Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, वो निकालते हैं। सो एट एक मिनट, एट टाइम t, ठीक है ना, एट टाइम t लेट अस से कि कैपेसिटर प्लेट में अभी इस वक्त कितना चार्ज है? Q चार्ज है। हमने एक जनरल सिचुएशन लिया समवेयर इन बिटवीन कि अभी कैपेसिटर प्लेट्स में Q चार्ज है और करंट फ्लो कर रहा है I इन दिस केस। करंट देखो, ध्यान से देखो, करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है दैट मींस दिस शुड बी एट हायर पोटेंशियल, दिस शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम R लिख कर रखते हैं। अभी अगर मैं इसमें लूप रूल लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? लूप रूल, क्या मिलता है वो देखते हैं। ओके,
ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से चालू करूँगा, इफ़ आई ट्रैवल अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस तरफ ट्रैवल करता हूँ, ध्यान से देखो, हम रेजिस्टर के अक्रॉस जब ट्रैवल करते हैं, वी आर एक्चुअली मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस टू माइनस, तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हम घूम के जा रहे हैं, then we reach the capacitor plates, and when we cross the capacitor plates, we are moving from the negative plate to the positive plate, which means there will be a rise of potential, and that can be written as plus Q by C. And finally we come back to the same point, so this quantity in this case is equal to 0. Fine. तो यहाँ पर हम Q by C को क्या लिख सकते हैं, I into R लिख सकते हैं। Is that clear? अच्छा, यहाँ पर एक बात बता के रखना चाहूँगा कि यहाँ पर करंट I का वैल्यू क्या होगा, जिस रेट में इस प्लेट में चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जिस रेट से इस प्लेट में चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वही होगा करंट। तो इन दिस केस आई का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। याद करो, मैंने तुमको ये सिखाया था कि कब हम प्लस में लिखेंगे, कब हम माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर जो कैपेसिटर प्लेट में चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, क्यू का वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस केस, उसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्यू बाई सी, एंड आई की जगह डेफिनेटली इस पर हम लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, एंड द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। हम सारे क्यू को एक तरफ लेके आएंगे। सो यहाँ पर मैंने डी क्यू बाई क्यू को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, डी क्यू बाई क्यू, और यहाँ पर आएगा माइनस डी टी बाई आर सी। ठीक है ना, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। फाइन, let us say 0 time पे when t equal to 0 था, then we say that the capacitor is fully charged, so charge on the plate will be in this case equal to what, q. At any time t, let us say that the charge on the plate is what, q. Is that clear? तो इसको अगर अभी हम इंटीग्रेट करते हैं, डी क्यू बाई क्यू क्या आएगा, एल एन क्यू। ठीक है ना, एल एन क्यू, और इसका लिमिट्स क्या होगा, कैपिटल क्यू से छोटा क्यू तक, और ये कितना होगा, दिस इज माइनस टी बाई आर सी, जिसको मैं माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने सिखाया था कि टाउ का वैल्यू इस आर सी लिख सकते हैं, बिकॉज टाउ इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट, इट विल हैव द सेम यूनिट एज टाइम, दैट इज सेकंड्स होगा, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर एल एन क्यू की जगह वैल्यूज पुट करूँ तो क्या आएगा, क्यू बाई कैपिटल क्यू, भूलो मत इसके नीचे एक ई है, दिस इज माइनस टी बाई टाउ। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, q into e to the power minus t by tau. So this is the thing that we have been searching for. We wanted to find out q as a function of time, और हमको मिल गया, q equal to capital Q. Capital Q is the charge on the plate when it was at time t equal to 0, when it was fully charged, into e to the power of minus t by 2. That means अभी इस बार भी चार्ज का जो वेरिएशन होगा, that will be an exponential variation. It will decrease with time. In fact, t equal to 0 पे कितना चार्ज आ गया देखो, e to the power 0 is 1, छोटा q equal to कैपिटल q। चलो मैं लिख के देता हूँ, चलो ये चीज मैं लिख के देता हूँ। Let us say at time t equal to 0 अगर पुट करना चाहोगे तो q का वैल्यू कितना होगा, देखो कैपिटल q। Is that clear? That means at that scenario the capacitor was fully charged. अभी अगर तुमको ये निकालना है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर प्लेट में कितना चार्ज होगा, वो अगर देखना है, ध्यान से देखो, when t इक्वल टू इन्फिनिटी, t की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, e to the power of माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। e to the power माइनस इन्फिनिटी is 1 by e to the power of infinity, and that quantity in this case will be equal to what, 0, तो q will be equal to 0, which means डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग जाएगा, डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे तुमको याद है चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा था, डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम ये निकालते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 1 टाउ, हमेशा हमने निकाला है q का वैल्यू कितना होगा, q का वैल्यू होगा q इक्वल टू कैपिटल Q बाई ई, यही होगा ना, t की जगह अगर हम टाउ टाउ पुट करेंगे, टाउ टाउ विल कैंसिल आउट q बाई कैपिटल ई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.37 q। मैंने डायरेक्टली 0.37 क्यू कैसे निकाल दिया, देखो मैंने एक चीज हमेशा याद रखा है कि 1 टाउ में अगर चार्ज होता है तो 63% चार्ज होता है, और अगर डिके होता है, डिक्रीज होता है, डिके मतलब डिक्रीज होना, तो 63% ही डिक्रीज होगा। 63% अगर डिक्रीज हो गया तो अभी प्लेट में कितना चार्ज रहेगा, 0.37 क्यू। नो डाउट मैंने वो चीज करंट के लिए बोला था, लेकिन चार्जेस के लिए भी वैलिड है कि जब चार्ज कैपेसिटर प्लेट से डिस्चार्ज होगा, जब चार्ज डिके होगा, 1 टाउ टाइम के बाद उस प्लेट में 63% चार्ज डिके हो चुका होगा, तो बचेगा कितना, 37%।
So that is what 37% of the total charge. Is that clear? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको सिर्फ 63% याद रखना है. चार्ज होगा चाहे वो करंट हो, चाहे वो चार्ज हो, 63% तक ग्रो कर जाएगा. अगर डिके होगा तो 63% तक डिके भी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? ओके फाइन. अभी हमने जैसे कि चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी अगर हमको करंट के बारे में डिस्कस करना, लेट्स टॉक अबाउट करंट इन दिस केस. करंट हम कैसे निकालें इन दिस केस? माइनस डी क्यू बाई डी टी. यही था ना, माइनस डी क्यू बाई डी टी. माइनस रख दिया और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, कैपिटल क्यू बाहर ही रहेगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. इसको डिफरेंशिएट करना है. डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, तो टर्म यही रहेगा. लेकिन हमको माइनस टी बाई टाउ को और एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस वन बाई टाउ को बाहर रखना बिकॉज ये कांस्टेंट है. और टी को अगर डिफरेंशिएट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? वन ही आ जाएगा. माइनस पहले से बाहर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू बाई टाउ. और यहाँ पर क्या होगा? ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कम ऑन, सी वी. और टाउ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर सी. इट इज ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. व्हाट इज वी? ये Q की जगह हमने अगर CV लिखा, इसका मतलब क्या है? ये V क्या है? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तब V था पोटेंशियल डिफरेंस. याद रखना इस चीज को. इज दैट क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? V बाई आर ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ. और मैंने कि जैसे तुमको दिखाया था कि V बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द मैक्सिमम करंट विच विल फ्लो इन द सर्किट. दैट इज I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम in this case is equal to what? I equal to I naught e to the power of minus t by tau. बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? I equal to I naught e to the power of minus t by tau. V by r की जगह हमने I naught लिख के रखा क्योंकि तुमको याद होना चाहिए. मैंने ये चीज अच्छे से समझाया था. देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है V by r, that is I max. I max को हमने यहाँ पर I naught लिख के रखा है. ठीक है ना? V by r को हमने I naught लिख के रखा है. So this is the variation of current in this case. And the interesting thing is कि अभी अगर मैंने दोनों वेरिएशंस को चेक किया, ध्यान से देखो, अगर मैं इस वेरिएशन को चेक करूं और इस वेरिएशन को चेक करूं, they're exactly same. Q equal to some constant into an exponential function e to the power of minus t by tau. यहाँ पर करंट I जो है that is equal to what? I naught e to the power of what? minus t by tau. that means दोनों का फंक्शंस का जो पैटर्न है वो तो exactly same है ना? सेम exactly पूरा सेम है. Q into e to the power of minus t by tau और यहाँ पर क्या? I naught into e to the power of minus t by tau. They're exactly same. मतलब दोनों का अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, दोनों का ग्राफ दिखने में एक ही जैसा होगा. हाँ, लिमिट्स वेरी करेगा, वैल्यूज वेरी करेगा, बट जो नेचर होगा ग्राफ को वो एग्जैक्टली सेम ही होगा. ठीक है, अब ये काम करो, ग्राफ के पास हम जाएंगे. फिलहाल जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है उसको लिख के रखो. ये पॉज करो, पॉज करके अच्छे से इस चीज को लिख के रखो, समझ के लिख के रखो. ठीक है, उसके बाद मैं तुमको ग्राफ समझाता हूँ. लेट अस सी दिस ग्राफ. एक बार इस ग्राफ को देखते हैं. ठीक है, ओके, अभी चलो इस ग्राफ को देखते हैं. दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ. तो इफ यू सी दिस ग्राफ, यहाँ पर मैंने y एक्सिस में, ध्यान से देखो, इस y एक्सिस में हम चार्ज के वेरिएशन को भी प्लॉट कर सकते हैं या करंट के वेरिएशन को भी प्लॉट कर सकते हैं. सिर्फ फर्क पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे, याद है ना, t इक्वल टू 0 पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल Q होगा. एंड करंट का वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम करंट, दैट इज V बाई R. ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर लिख के रखा है, Q का वैल्यू कितना लिख के रखा है? CV नॉट. ठीक है ना? CV नॉट ऐसे भी लिख सकते हो. V नॉट मतलब इनिशियली तुमने कैपेसिटर प्लेट को कहाँ तक चार्ज किया था. ठीक है ना? CV नॉट. और करंट का वैल्यू कितना होगा? V नॉट बाई R. यहाँ पर भी V नॉट. मैंने अपने पुराने डिस्कशन में मैंने V लिख के रखा है, बट यहाँ पर V नॉट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. मैंने कहा था कि कैपेसिटर प्लेट कहाँ तक चार्ज होता है? V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज होता है. यहाँ पर उन लोगों ने V को V नॉट माना, लोड नहीं लेने का. तो अगर ये चार्ज का ग्राफ हो तो इस पॉइंट में Q का वैल्यू कितना होगा? कमान, दैट इज C V नॉट. ठीक है ना? और अगर ये करंट का ग्राफ हो तो करंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू दैट इज V नॉट बाई R. ठीक है ना? और दोनों ग्राफ में देखो, इट्स एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखो, एज टाइम इंक्रीजेस the value of Q will decrease exponentially. As time increases, the value of I will also decrease exponentially. So the graph will look something like this. ठीक है ना? और अभी अगर तुमको इस ग्राफ में ये चेक करना है कि 1 टाउ के बाद कितना करंट बचेगा या कितना चार्ज बचेगा, वो भी आराम से निकाल सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल.
चलो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच के देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज का वैल्यू लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, चार्ज का वैल्यू लिखना चाहूँ कितना होगा, दैट इज 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू। मैक्सिमम चार्ज जो है उसका 63% डिके हो गया, तो 37% बचा हुआ है। करंट अगर लिखना है हमको, वो हम क्या लिखेंगे, दैट विल आल्सो इन दिस केस इक्वल टू व्हाट, 0.37। मैक्सिमम करंट हमने क्या लिख कर रखा है यहाँ पर, आई, चलो इसको मैं आई नॉट लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0.37 ऑफ व्हाट, आई नॉट। इज दैट क्लियर? बात समझ आया मैंने क्या कहा? तो 1 आरसी के बाद करंट में 63% क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, तो 37% ही बचा रहता है। So this is the entire story. This is how you the graph varies. इसको अच्छे से देख के रखो, ये ग्राफ एग्जाम में आएगा। मतलब इस ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो तुमको प्रॉपर्ली समझना है। फिलहाल इसको पॉज करो और कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन है जो डिस्कस करना चाहूँगा तुम लोगों के साथ। इट्स वेरी वेरी रिलेटेड सिचुएशन जो हमने अब तक डिस्कस किया। हमने चार्जिंग के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्चार्जिंग के बारे में डिस्कस किया। ये इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 से द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q नॉट। इनिशियली इस कैपेसिटर प्लेट के पास चार्ज है q नॉट चार्ज, ठीक है। सेकेंडली तुमको ये समझना है कि फाइनली बहुत टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद, इस कैपेसिटर में फाइनल चार्ज कितना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने एक बैटरी EMF का लगा के रखा है, मुझे पता है कि फाइनली इस सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा, रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सारा पोटेंशियल ड्रॉप, एक मिनट, सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, सारा पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर अगर प्लस E का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। वही हमने लिख कर रखा कि फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन दिस केस इज E एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी फाइनली इक्वल टू व्हाट, CE। तो CE इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? इनिशियली इट हैज गॉट अ चार्ज ऑफ Q नॉट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन करूंगा इस डिस्कशन से। फिलहाल let us find out कि as time passes the charge will definitely change. So what is the value of Q as a function of time? जिस तरीके से हमने हमेशा Q का एक्सप्रेशन निकाला है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम वैसा ही Q का एक्सप्रेशन निकालेंगे। We shall go for the loop rule। और अगर हम लूप रूल अप्लाई करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी के अक्रॉस जाते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस E। देन वी मूव अक्रॉस द कैपेसिटर, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस Q बाई C लिख सकते हैं हम। एंड देन वी गो अक्रॉस द रेजिस्टर, लेट अस से I is the current at this moment of time। एंड रेजिस्टर के अक्रॉस जब हम जाएंगे, वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट के डायरेक्शन के अलोंग जब हम मूव करते हैं तब पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप करेगा। दिस इज माइनस IR एंड दिस क्वांटिटी इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। ओके फाइन। अभी ध्यान से देखना, दिस इज CE माइनस Q बाई C हमने लिख दिया इन दिस केस, ठीक है। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया IR, ठीक है। इस I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस I की जगह हम लोग लिख सकते हैं दैट इज dq बाई dt, ठीक है ना, इनटू R लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, dq के नीचे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dq के नीचे हम लोग इसको लेके आ सकते हैं, दैट इज CE माइनस Q। और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, कमान, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज dt बाई RC, राइट। इन इस केस हम dt बाई RC लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, जो हमने पहले किया वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा है। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस at time t equal to 0, let us say that the charge is Q naught, at any time t let us say that the charge is Q, ठीक है। so the integration of dx by x is ln x in this case, ln x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, this is CE minus Q, ठीक है ना। और Q का कोफिशिएंट क्या, -1, उसको हमको हमेशा नीचे लिखना है, वो कभी भूलना मत, -1। लिमिट्स क्या होगा यहाँ पर Q नॉट से लेके Q तक, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा T बाई RC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं, दैट इज ln, पहले हम Q पुट करेंगे, इसमें Q में क्या आएगा, ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाई C माइनस Q नॉट, CE माइनस Q नॉट, बिकॉज ln A माइनस ln B को हम ln A बाई B के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही लिख के रखा हमने इन दिस केस। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस T बाई RC, RC को टाउ लिख सकते हैं, ठीक है। भूलो मत यहाँ पर एक E है,
तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CE माइनस क्यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई CE माइनस क्यू नॉट अगर हम लिख के रखते हैं दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ हमने लिख दिया। ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम Q का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। तो इस पूरे चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमको Q का क्या एक्सप्रेशन मिलना है वो मैं डायरेक्टली लिख के रख रहा हूँ इन दिस केस Q इक्वल टू, तो हमको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, बहुत लॉजिकल डिस्कशन, वी कैन इजीली कंक्लूड लॉजिक लगा के। देखो ऐसा है कि इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है क्यू नॉट, ठीक है, और फाइनली इसके पास चार्ज कितना होगा CE होगा। सो देयर आर टू कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है कि इनिशियली अगर इसके पास चार्ज क्यू नॉट है, अगर वो CE से कम हुआ, मतलब सोचो इनिशियली CE मतलब 100 कॉलम है और इनिशियली हमने 20 कॉलम देके रखा। सो इन दैट केस मैं क्या कहूँगा, इन दैट केस मैं कहूँगा कि कैपेसिटर विल अंडरगो चार्जिंग प्रोसेस, बिकॉज इनिशियली उसके पास कितना चार्ज था 20 कॉलम चार्ज था, मुझे पता है कि उसके पास फाइनली कितना चार्ज आएगा, CE अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल CE को मैं 100 मान रहा हूँ, तो 20 से बढ़ के कहाँ तक जाएगा, 100 कॉलम तक जाएगा। सो दैट विल बी प्रोसेस ऑफ व्हाट, चार्जिंग। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि तुमने इनिशियली कैपेसिटर को फॉर एग्जाम्पल 120 कॉलम तक चार्ज करके रखा, मतलब सर्किट में डालने के पहले से ही इस कैपेसिटर प्लेट के पास कितना चार्ज है, 120 कॉलम ऑफ चार्ज है फॉर एग्जांपल। और इस बार जो मैंने ई वाला बैटरी लगाया, इसके कारण जो ये CE वाला चार्ज है मैंने उसको मान के रखा कितना, 100 कॉलम। तो एक बार ये सोच के देखो कि कैपेसिटर के पास इनिशियली 120 था, अभी जब तुमने इस नए सर्किट में ई वाले बैटरी के अक्रॉस इसी कैपेसिटर प्लेट को लगाया, तो फाइनली इस कैपेसिटर प्लेट के पास कितना चार्ज होगा, 100, लेकिन था उसके पास 120। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में कैपेसिटर इज गोइंग टू लूज चार्ज, 120 कॉलम से उस कैपेसिटर प्लेट में जो चार्ज है वो डिक्रीज होके कहाँ तक पहुंचेगा, 100 तक पहुंचना है। दैट मीन्स दिस विल बी ए प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिस्चार्जिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो प्रोसेस होगा ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा। तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर मैं इसका ग्राफ्स बनाना चाहूँ, यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ्स बनाना चाहूँ, ये डिस्कस करना चाहूँ कि चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग होगा, या अगर हमको ये पता चल चुका है कि नहीं फाइनली C क्या है, फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर के पास होगा, Q नॉट का वैल्यू है क्या क्या है, इनिशियली उसके पास कितना चार्ज है। सो ये जो प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पर फाइनली कैपेसिटर में जो चार्ज है वो Q नॉट से ज्यादा है, दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। बिकॉज फाइनली चार्ज जो है इनिशियली क्यू नॉट है वो ग्रो करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, CE तक पहुंचेगा कैपेसिटर प्लेट में। और इनिशियली जो चार्ज है क्यू नॉट वो अगर CE से ज्यादा है, इन दैट केस क्या होगा, कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके CE तक पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे, इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बुलाएंगे। ठीक है, देखो ग्राफ जो है ऐसा ही ग्राफ हमको पहले भी मिला था, राइट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के केस में, दोनों के केस में ऐसा ही ग्राफ मिला था। लेकिन फर्क ये था कि कैपेसिटर अगर एम्प्टी होता, खाली होता, उसके पास इनिशियल चार्ज अगर 0 होता तो ग्राफ ओरिजिन से चालू होता और ग्राफ का नेचर ऐसा ही होता, ठीक है ना। अगर डिस्चार्जिंग होता तो क्या होता, यहीं से ही चालू होता, लेकिन फाइनली ये ब्लू वाला ग्राफ कहाँ जाके टच करता है, इस एक्स एक्सिस को, ये टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस को जाके टच करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्चार्ज होते 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 फाइनली इस लाइन को टच करेगा, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू CE चार्ज, मतलब जितना चार्ज फाइनली उस कैपेसिटर प्लेट में रहेगा बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग बैटरी इन द सर्किट। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल सा आइडिया है। चार्जिंग भी हो सकता है, डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर के पास इनिशियली कितना चार्ज था और इस बार बैटरी लगाने के बाद कितना चार्ज आना है। जितना था और जितना आना है, जितना था वो अगर ज्यादा है तो वो फाइनली डिक्रीज करके CE तक पहुंचेगा, करेक्ट। और फॉर एग्जांपल जितना था वो CE से कम है, इन दैट केस इट विल बी ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, और वो वैल्यू करके बढ़ के कहां तक पहुंचेगा, CE तक पहुंचेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया पक्का? तो इस चीज को अच्छे से लिख के रखो, पहले तो इसको लिख के रखो जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर पॉज करो, इस चीज को लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट को लिख के रखना, यहाँ पर पॉज करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच includes both the concepts. We are going to talk about discharging of a capacitor, we are going to talk about charging of a capacitor. Question देखते देखो, the capacitor, सुनो, the capacitor shown in the figure has been charged to a potential difference of V volt so that it carries a charge of CV. बात को समझो कि initially
कैपेसिटर के पास पहले से ही चार्ज था, इसको हमने चार्ज दे के रखा, जो इनिशियल चार्ज था इसके पास पहले से ही वो कितना है CV, with both the switches S1 and S2 remaining open. Initially S1 and S2 दोनों closed है, सॉरी दोनों ओपन है, और ये कैपेसिटर के पास पहले से ही चार्ज है CV. स्विच S1 is closed at t equal to 0. स्विच S1 को t equal to 0 पे बंद किया गया, t equal to 0 पे इस स्विच को बंद किया गया. This is at t equal to 0. At t equal to R1C. At t equal to R1C. क्या किया गया है इसको? स्विच S1 is opened and S2 is closed. S1 को खोला गया और S2 को बंद किया गया. दैट मीन्स S1 कब तक क्लोज्ड रहता है? t इक्वल टू 0 से लेके, दिख रहा है, टू t इक्वल टू R1C. इज दैट क्लियर? मतलब हम इस चीज को ना पार्ट बाय पार्ट करते हैं, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू R1C तक सर्किट ऐसा दिखेगा, बिकॉज S2 खुला हुआ है. S2 अगर खुला हुआ है तो बैटरी का सर्किट में कोई काम नहीं, सिर्फ यही सर्किट, ऊपर वाला जो सर्किट है वही सिर्फ फंक्शनल होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, तो अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो, 0 टाइम से लेके R1C टाइम तक ये जो सर्किट है ये एक डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज देखो सर्किट में कोई बैटरी है ही नहीं, और हमको पता है कि इनिशियली इसके पास कितना चार्ज था, CV चार्ज था, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो अगर बैटरी नहीं है तो क्या होगा? द चार्जेस विल स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, सो दिस विल बी ए केस ऑफ डिस्चार्जिंग. तो डिस्चार्जिंग चालू होगा t इक्वल टू 0 टाइम से लेकर, और कब तक डिस्चार्ज होगा? R1C टाइम तक डिस्चार्ज होगा. उसके बाद का कहानी अलग है, बिकॉज एट t इक्वल टू R1C स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड. फिर S1 को खोल के S2 को बंद किया जाता है, तब कहानी बदल जाएगा. लेकिन अभी हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं. S1 को खोलने के बाद और S2 को बंद करने के बाद क्या कहानी है वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले फिलहाल ये देख लेते कि 0 से लेकर R1C तक इसके पास जो इनिशियली CV चार्ज था वो तो रहेगा नहीं, वो डिक्रीज हो जाएगा. तो फाइनली इतने टाइम के बाद इस कैपेसिटर प्लेट में कितना चार्ज बचेगा वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर इनिशियली इसके पास CV चार्ज और हमको पता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग के केस में हमको जो Q का एक्सप्रेशन है वो हमको क्या मिलेगा? इन दिस केस दैट इज Q इक्वल टू इनिशियल चार्ज Q दैट इज e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ. बात समझ आया? दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग. तो हमको Q का वैल्यू निकालना है कि R1C टाइम के बाद कितना चार्ज हमारे प्लेट में बचा रहेगा. दैट इज इक्वल टू Q मतलब इनिशियली जितना चार्ज था कैपेसिटर के पास, कितना चार्ज था CV, e टू द पावर ऑफ माइनस t, टाइम कितना दिया हुआ यहाँ पर R1C, और टाउ का वैल्यू क्या दिया हुआ? टाउ का वैल्यू R1C दिया हुआ है, दिस इज R1C. तो बेसिकली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ध्यान से देखो, CV इंटू e टू द पावर माइनस 1, सो दिस इज CV बाई E. समझ आया कुछ? इसका मतलब है कि R1C टाइम के बाद इस पे जो चार्ज था CV वो डिक्रीज होके इस वक्त इसके पास कितना चार्ज है? इस वक्त इसके पास चार्ज है CV बाई E. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सिनेरियो बदल जाता है, बिकॉज S1 को खोल दिया जाता है, S2 को बंद किया जाता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर S1 को खोल दिया जाए, S2 को बंद कर दिया जाए, तो कहानी कुछ ऐसा होगा. लेट्स सी दिस. ठीक है ना? तो सर्किट दिखने में ऐसा हो जाएगा. देखो S2 को बंद करने के साथ साथ क्या हो जाएगा? बैटरी भी इस सर्किट में एक्टिवेट हो जाएगा. दिस आर द टू रेजिस्टर्स, राइट, एंड दिस इज द कैपेसिटर. इसमें एक काम करता हूँ, जस्ट ए मिनट, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो. एक काम करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके रखो, इस डायग्राम को बना कर रखो ताकि तुम इसको रेफर कर पाओ, और ये पोर्शन लिख के रखो अच्छे से, पॉज करके लिख के रखो. ठीक है, अभी आगे देखते हैं यहाँ पर सीन क्या है. ठीक है ना? तो देखो, तो t इक्वल टू 0 से लेके R1C तक का कहानी है. R1C के बाद से लेके टाइम दिया हुआ था 2R1C प्लस R2C. क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैं दिखाता हूँ. क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया था कि एट t इक्वल टू R1C स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट 2R1C प्लस R2C. मतलब इतने टाइम के बाद कैपेसिटर प्लेट में कितना चार्ज होगा वो पूछा गया है. बढ़िया है, ठीक है, मैंने वही लिख कर रखा है कि t इक्वल टू R1C से लेके ट्वाइस R1C प्लस R2C. ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में इस कैपेसिटर के चार्ज के साथ क्या चेंजेस आएगा वो देखते, वो समझते. देखो, अब अगर तुमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, सो इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है. तो अभी क्या है कि देयर आर टू केसेस पॉसिबल. चार्जिंग भी हो सकता है, डिस्चार्जिंग भी हो सकता है. डिपेंड करेगा कि E का वैल्यू कितना है, और जो इसके पास इनिशियल चार्ज है CV बाई E, इसका वैल्यू कितना है. हम चार्जिंग ही मान के करेंगे. हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें अगर एक्चुअली जब हम E का वैल्यू या CV का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि चार्ज हुआ या डिस्चार्ज हुआ है. इसको लेके तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज E और CV का वैल्यूज हमको पता नहीं है. तो जब तक हमको इनका वैल्यूज पता नहीं होगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि क्या ये चार्जिंग हुआ या डिस्चार्जिंग हुआ है. बट यहाँ पर हम चार्जिंग मान के ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जो फाइनली अगर वैल्यूज तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है,
लेकिन अगर वैल्यूज दिया हुआ रहता तुम फाइनली कंक्लूड करके अच्छे से बोल पाते कि चार्जिंग हुआ या डिस्चार्जिंग हुआ। बिकॉज इस बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पास अभी इनिशियली चार्ज कितना है, इसके पास इनिशियली चार्ज है CV/E। बात समझ आ रहा है? और इस कैपेसिटर प्लेट के पास फाइनली कितना चार्ज आएगा ये बताओ। कैपेसिटर प्लेट के पास फाइनली कितना चार्ज आएगा? फाइनली एक वक्त आएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तब इफ E इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस भी E ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब इसके पास फाइनली चार्ज कितना होगा? C। बात समझ आया? इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? RC। R के जगह हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज। ये हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, हम Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। इस पर्टिकुलर सर्किट में Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। देखो एक बात याद रखना कि यहाँ पर हम चार्जिंग का जो फॉर्मूला सीखा था ना, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार याद करो वो फॉर्मूला हमने कब डिराइव किया था? जब कैपेसिटर इनिशियली एम्प्टी था, तो टी टाइम के बाद कितना चार्ज। बट यहाँ पर कैपेसिटर इनिशियली एम्प्टी नहीं है, हमको एकदम बेसिक से फिर से इस प्रॉब्लम को करना है। हम फिर से लूप रूल लगाएंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव हम क्या लिख सकते हैं? चलो E लिख सकते हैं। एंड देन वी मूव अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्लस टू माइनस। जैसे इस वक्त इसके पास Q चार्ज है, दिस इज माइनस Q, इसके अक्रॉस जाएंगे प्लस टू माइनस, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? दिस इज माइनस Q/C। और जब इस रेजिस्टर के थ्रू में, चलो करंट शो कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो, करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना? तो प्लस ही हो गया, इस प्लेट के अक्रॉस जाएंगे तो कितना होगा? माइनस Q/C। और रेजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे तो कितना होगा? कमांड माइनस E R1 प्लस R2। हम चार्जिंग मान के ही कर रहे हैं, ठीक है ना? इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं? वही पुराना प्रोसेस, CE माइनस Q लिख सकते हैं। नीचे क्या 6C बच जाएगा। यहाँ पर I इंटू R1 प्लस R2 को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज dQ/dt, दैट इज R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा बढ़िया है। तो एक काम करते, सारे Q's को एक साथ लेके आते हैं, DQ, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? CE माइनस Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज DT डिवाइडेड बाई हाँ, ये कितना आ जाएगा? DT डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू C। कुछ आ रहा है समझ में? पक्का? ओके, अभी इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात बताओ, T इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था भाई साहब? T इक्वल टू 0 पे, सॉरी यार, इनफैक्ट यहाँ पर T इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इसका स्टार्टिंग टाइम अलग है। स्टार्टिंग टाइम क्या R1C है, तो तुमको यहाँ पर इनिशियल लिमिट R1C पुट करना पड़ेगा। उस वक्त चार्ज कितना था? CV/E, याद है ना? इनिशियल चार्ज कितना था? CV/E। और फाइनल टाइम क्या है यार? यहाँ पर जगह कम पड़ गया। फाइनल टाइम है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, दैट इज ट्वाइस R1C प्लस R2C। यही है ना? ये वाला टाइम, ये वाला टाइम लिख के रखा, तब हमने माना कि चलो Q चार्ज है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके, अभी हम यहाँ बढ़ते आगे, यहाँ लेके आते हैं इस कैलकुलेशन को। सो dx/x क्या होगा? ln x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? देखो CE माइनस Q का पार्टनर कौन है? -1, वो नीचे आ जाएगा। एंड लिमिट्स हम क्या पुट कर सकते हैं? जैसे CV/E, ऊपर क्या आ जाएगा? Q, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस दैट इज T/R1 प्लस R2C लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बढ़िया है। इसमें अगर हम लिमिट्स पुट करें तो क्या होगा? ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आएगा? CE माइनस CV/E, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन है चलेगा, लेकिन दिस माइनस T डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2C, ठीक है? समझ में आया? यहाँ से हमको क्या चाहिए? यहाँ से हमको Q का एक्सप्रेशन चाहिए कि इतने टाइम के बाद। अच्छा, यहाँ पर T का लिमिट्स, सो सॉरी, मैं लिमिट्स पुट करना भूल गया। लिमिट्स इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस R1C से लेके यहाँ पर क्या होगा? दिस इज ट्वाइस R1C प्लस R2C। यहाँ पर होगा R1C और यहाँ पर होगा ट्वाइस R1C प्लस R2C, ठीक है? अभी अगर हम इसमें लिमिट्स पुट करें, पूरे को सिंप्लीफाई करें, देखते हैं तो Q का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है? तो इस पूरे चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है, सिंप्लीफाई करने के बाद Q का ये एक्सप्रेशन आता है। सो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर प्लेट में फाइनल चार्ज यही है। आई होप सो तुमको ये समझ आया। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन माना है, देखो इस ये जो सर्किट है 0 से लेकर R1C तक, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, एंड R1C से लेकर 2R1C प्लस R2C तक, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसको पॉज करो और ये वाला चीज़ लिख के रखो, ठीक है?
अगर हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना पड़ता है ये हम अभी सीखेंगे। जैसे कि ये सर्किट दिख रहा है, कैपेसिटर AC और तीन रेजिस्टर्स, तो तुमको टाउ तो आर सी चाहिए, राइट, आर इंटू सी, तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इन दिस केस। तो कैसे निकालें वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है वो टेक्निक सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस बैटरी, ये जो बैटरी है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो। ध्यान से देखो, बैटरी को हमने हटा दिया, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, दिस इज कंडक्टिंग वायर। और अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको टर्मिनल चाहिए। तो कैपेसिटर के जो दो एंड्स हैं उसको हम टर्मिनल्स मानेंगे। दिख रहा है, हमने क्या किया, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, हमने बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, और जो कैपेसिटर है उसी के दो एंड्स को हमने टर्मिनल्स माना। ठीक है, जैसे कि ये सर्किट। अभी हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालते, चलो नाम दे देते लेटर से, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ये बी है तो ये कैपेसिटर के एंड का नाम भी बी होगा, ये भी इस एंड का नाम क्या होगा, बी होगा। अच्छा, ये पता नहीं है तो मैं इसको सी बुलाता हूँ, तो इस एंड का नाम भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। इज दैट क्लियर, पक्का? तो इस कैपेसिटर का नाम हो गया BC, ये AC, ये BC दिख रहा है। सो बोथ ऑफ देम विल बी इन पैरेलल। एक काम करता हूँ, मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ इस सर्किट को, लेट अस ड्रॉ इट हियर। तो सबसे पहले टर्मिनल क्या है, ए से एक रेजिस्टर निकलता है AC, ध्यान से देखो, ए से एक रेजिस्टर निकलता है AC। इज दैट क्लियर? इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सी से बी देयर आर टू रेजिस्टर्स, ध्यान से देखना, सी से दो रेजिस्टर निकलता है, एक और ये हो गया दो, और दोनों कहाँ पर खत्म होता है, दो बी पे खत्म होता है, मतलब CBC दोनों बी पे खत्म होता है। सो इन दिस केस अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहूँ, AC वाले रेजिस्टेंस का नाम है R, BC वाले का नाम क्या है, एक का नाम है 6R, एक का नाम कितना है, एक का नाम है 3R। तो इस सर्किट का हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। 6R एंड 3R बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, तो कितना होगा, 2R आ जाएगा, 2R प्लस R, ये कितना आ जाएगा, 3R, because 2R और R both of them will be in series. In that case equivalent resistance will be equal to what, 3R। R equivalent का value 3R, पता चल गया, हो गया। अभी अगर हमको टाउ चाहिए, that is R equivalent into C, R equivalent की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3R into, एक मिनट, 3R into C लिख देंगे। बोलो, कुछ समझ में आया? जस्ट हमको आर इक्वल निकालना, और ये जो स्टेप्स मैंने बताए वो स्टेप्स हमेशा याद रखना। क्या स्टेप था, सबसे पहले बैटरी को हटा के कंडक्टिंग वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, याद है ना? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना। बैटरी को हटाया, उसके जगह कंडक्टिंग वायर बना दिया, और आर इक्विवेलेंट निकालना है तो टर्मिनल चाहिए भाई साहब। इक्विवेलेंट निकालना है तो टर्मिनल चाहिए, तो हम कैपेसिटर के दोनों एंड्स को हम अपना टर्मिनल्स मान के उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। याद रहेगा, छोटा सा चीज है, और किसी प्रॉब्लम में इसको हमको यूज करना पड़ता है। इसको अच्छे से पॉज करके लिख के रखो, ठीक है? ये क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर ब्रांच इनिशियली एंड फाइनली बोला है। तो इनिशियली मैंने तुमको सिखाया था कि इनिशियली कैपेसिटर पूरा खाली होता है, वो करंट के फ्लो को अपोज नहीं करता, चार्जेस के फ्लो को अपोज नहीं करता। तो हम कैपेसिटर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडक्टिंग वायर बना देते उसकी जगह। जैसे कि दिख रहा है ये सर्किट, ये कैपेसिटर है, और पूछा कि इस कैपेसिटर ब्रांच के थ्रू करंट कितना होगा। तो एट इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड। हमने क्या किया, ये जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस करके कंडक्टिंग वायर बना दिया, बिकॉज दिस इज हाउ द कैपेसिटर विल बिहेव इनिशियली। ठीक है, फाइनली क्या होगा, फाइनली द कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज, और चार्ज को आने नहीं देगा उस ब्रांच में, और करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो जो कैपेसिटर जिस जगह पर था उसको हमने ओपन सर्किट बना दिया, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस रास्ते अभी कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। बस हम इस सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन दोनों सर्किट्स को सॉल्व करेंगे जवाब देने के लिए, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से करंट निकलेगा, पूछा कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा होगा, तो I का वैल्यू कितना वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसको निकालने के लिए हमको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये 2 ओम बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, तो कितना आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम इन सीरीज विद 4 ओम, कितना आ जाएगा 5 ओम। सो R equivalent in this case is equal to what, 5 ohm. So current in this case is net EMF, that is 100 volt by net resistance, that is 5, that is 20 ampere. मतलब यहाँ से जो करंट निकला उसका वैल्यू कितना, दिस इज 20 एम्पियर। यहाँ तक 20 एम्पियर पहुंचेगा, और उसको देखेगा कि मेरे पास जाने के लिए दो रास्ता है, 2 ओम, दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली सेम, सो करंट विल बी इक्वली
डिवाइडेड ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10 एम्पियर, दिस इज 10 एम्पियर। सो हमको ये पता चल गया कि इनिशियली कैपेसिटर जिस ब्रांच में उसमें करंट कितना है 10 एम्पियर, ठीक है ना। एंड फाइनली कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पूछा गया। दैट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये ओपन सर्किट है तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट थ्रू दिस ब्रांच इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0। समझ आया कुछ? मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम इनिशियली एंड फाइनली पूछा जाए तो कैपेसिटर को बना के रखने की जरूरत नहीं है, तुम कैपेसिटर को रिप्लेस करके कंडक्टिंग वायर बिठा दोगे। अगर इनिशियली पूछा है, फाइनली पूछा है, तो कैपेसिटर को निकाल के वो जगह ओपन सर्किट कर दो एंड देन यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा पेशेंस रखो, लेकिन सीखना तो सब कुछ है ना। इस लास्ट क्वेश्चन में देखते क्या पूछा गया। इन द गिवन सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड, एस को क्लोज किया गया है। इनफैक्ट ना ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा डायग्राम में गड़बड़ है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। एट टाइम t equal to 0, टाइम t equal to 0 पे स्विच को क्लोज किया गया है। द चार्ज q ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, दैट मींस इट्स ए q equal to q नॉट 1 माइनस e to the power of माइनस अल्फा इंटू टी है, ठीक है ना। ये जो है ये देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, माइनस अल्फा इंटू टी है, ऐसा है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट एंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। क्यू नॉट एंड अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है कि कैपेसिटर में फाइनली चार्ज कितना है। अल्फा क्या है? ध्यान से देखो, दिस इज ई टी पावर माइनस अल्फा टी, दिस इज कंपेरेबल टू व्हाट, दैट इज ई टी पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं टाउ इक्वल टू 1 बाई अल्फा लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? टाउ इक्वल टू 1 बाई अल्फा, डू यू एग्री विद दिस? या अल्फा का वैल्यू कितना होगा? दैट इज 1 बाई टाउ। एंड टाउ का वैल्यू क्या होगा इन दिस केस? देखो मल्टीपल रेजिस्टर्स है तो हमको आर इक्विवेलेंट इनटू सी निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी शैल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। टाउ इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका मैंने सिखाया था इस वीडियो में, याद है ना वो चीज? ओके, अभी तुमको पूछा कि सबसे पहले ये निकालते कि क्यू नॉट का वैल्यू कितना है। क्यू नॉट एक्चुअली कैपेसिटर में फाइनली कितना चार्ज है। एंड फाइनली मैंने क्या सिखाया था, कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो इस सर्किट को हम इस तरीके से बनाएंगे, दिख रहा है ये सर्किट। यहाँ पर हमने क्या किया है, कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर दिमाग में हमेशा इमेजिन करने कैपेसिटर है, लेकिन इस रास्ते को चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ओपन सर्किट बनाया। अभी तुम अगर मुझे पूछोगे कि यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, वो होगा C इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ जो कैपेसिटर है उसका अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम कैसे निकालें, दैट इज द कंसर्न ना, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकालें। बट एक बात बताओ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है चलो मैं बना देता हूँ, इसके इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R2, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। इज दैट क्लियर? तो R2 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अभी काम यह है ये निकालना कि R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वो निकालने के लिए एक बात बता देता हूँ, इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज क्यू नॉट के सिनेरियो में हम इस सर्किट को बना रहे हैं। क्यू नॉट मतलब जब इस कैपेसिटर में फुल चार्ज आ चुके हैं, दैट मीन्स इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सारा करंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करके रिटर्न बैटरी के पास पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? तो करंट आई का वैल्यू हम कैसे निकालें, ध्यान से देखो। करंट आई इन दिस केस इज इक्वल टू नेट ईएमएफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज। तो हमने R1 प्लस R2 लिख दिया। अभी हम ये निकालते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2? दैट इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिकॉज दोनों पैरेलल में है। और वो कितना होगा, दैट इज I इंटू R2। आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइनली एट स्टेडी स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो हम लोग Q इक्वल टू C VC लिख सकते हैं। और VC की जगह मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हम ये लिख सकते हैं जो हमने जस्ट नाउ निकाला, VR2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2. So this is the charge Q naught which will be finally stored on the capacitor plates. Is that clear? अच्छा, अभी अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए हमको R इक्विवेलेंट चाहिए। इन दिस केस टाउ इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि बैटरी को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया।
एंड सेकेंडली कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये हो गया टर्मिनल, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये अगर एक्स है तो ये एंड भी एक्स होगा, ये एंड भी क्या होगा एक्स, करेक्ट। ये अगर वाई है तो ये एंड भी वाई होगा, ध्यान से देखो ये एंड भी क्या होगा, वाई होगा। तो एक्स वाई बोथ द रेजिस्टर्स आर हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर, बात समझ आया? ओके फाइन। सो इन दिस केस अगर हमको अल्फा निकालना है, यहाँ पर 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, R1 इंटू R2, ऊपर क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यस। ऊपर क्या आएगा, कमान ऊपर आएगा तुम्हारा R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या था, एक C भी था, इसके साथ एक C भी था। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट भी देखा कैसे निकालना पड़ता है, और हमने इस यहाँ पर फिर से अपना पुराना आइडिया रिविजिट किया कि अगर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो उसको एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो हियर आई कंक्लूड दिस वीडियो, एंड द एंटायर टॉपिक वाज ऑन द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद मैं तुमको इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस किया, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। आई होप सो तुमको इस टॉपिक में होल्ड आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, टेक केयर, बाय।